हेलो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। हिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है। लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह पहला क्वेश्चन है, 60 से 62 में पूछा गया था, देख सकते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है। ऑप्शन है हरिसेन, राम सिंह, मती सिंह और श्याम सिंह। तो हरि सिंह कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 39 बीपीएससी में पूछा है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये धर्मशास्त्र के काल में हुई थी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जो कि 47 बीपीएससी 2005 में पूछा है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में पूछ रहा है। तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी और वह कश्मीर में हुई थी। कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता वो वसुमित्र के द्वारा की गई थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। और इसी के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभक्त हो गया। तो आप लोग बौद्ध की संगति पढ़ लीजिएगा, बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, इन चारों बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी, कहाँ पर आयोजित हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये चारों चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अक्सर बीपीएससी जैसे एग्जामों में देखा जाता है। तो और अब नेक्स्ट है जो कि 64 बीपीएससी में पूछा गया था, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। देखिए फिर ये भी बौद्ध संगति पूछ दिया गया है। तो महापरिनिर्वाण कहते हैं शरीर को त्यागना, उसी को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगति हुई थी, वो राजगृह में हुई थी और ये अजातशत्रु के शासनकाल में अजातशत्रु के द्वारा करवाई गई थी यह बौद्ध संगति। और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये अजातशत्रु के शासनकाल में ये संगति कराई गई थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मिलाना है। जैसे अब बुद्ध के बारे में पूछ रहा है, सुमेलित करना है। तो जन्म हुआ था, तो जन्म जो हुआ था बुद्ध का वो कुशी लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था और प्रथम प्रवचन, ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो प्रथम प्रवचन दिए थे वो जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है वो सारनाथ में हुआ था और निधन हुआ था कुशीनगर में हुआ था, मल की राजधानी में उनका निधन हुआ था। तो अगर इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जो कि 44 बीपीएससी में पूछा है, बोध गया में महाबोधि वृक्ष बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए? नहीं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। अब है जो कि 44 बीपीएससी में पूछा है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो यह कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था और कनिष्क के समय में ही कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी और उसी के बाद हीनयान और महायान दो भागों में विभक्त हुआ था। नेक्स्ट है 46 बीपीएससी में, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वो वैशाली में थी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन 46 बीपीएससी पूछा है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची पूछ रहा है, तो अंगुत्तर निकाय में यह उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है 43 में पूछा है, नालंदा विश्वविद्यालय के
संस्थापक का युग है? ये 43rd BPSC 99 में पूछा है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग है तो वह गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब है 42nd BPSC में पूछा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए। तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। अब नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो यह सैनिक की सुगमता से भर्ती की जा सके, इसीलिए मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट है जो कि 42nd BPSC में पूछा है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। और प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक वो राजा बिंबिसार थे। और इन्होंने बिंबिसार का लगभग जो है सो कालखंड था वो 544 से 492 ईसा पूर्व इनका कालखंड था। अब है देखिए 47th BPSC में पूछा है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी पूछ रहा है कौन सी थी? तो इसकी 2 राजधानी थी, गिरिव्रत और पाटलिपुत्र। ऑप्शन के अनुसार अगर सिर्फ एक ही दे दिया होता तो या तो पाटलिपुत्र देता तो पाटलिपुत्र होता और गिरिव्रत देता तो गिरिव्रत यानी राजगिरी होता। तो ये ऑप्शन ए और सी इसका आंसर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ स्टार मार्क लगा दिया गया है इस क्वेश्चन में। अब है 66 BPSC हाल ही में जो हुआ है उसमें पूछा गया है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? यहाँ देखिए प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम पूछ रहा है। तो प्रथम राजधानी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा और अंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो राजगिरी थी और ऑप्शन में कोई नहीं दिया हुआ है। राजगिरी के बाद पाटलिपुत्र राजधानी बनी थी। तो प्रथम पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब है जो 44th BPSC में पूछा है वो क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात पूछ रहा है किस वंश ने मगध पर शासन किया है? तो वह मौर्य वंश ने शासन किया है। और नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो धनानंद थे और धनानंद की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का उदय हो गया मगध पे। नेक्स्ट है 46 BPSC में पूछा है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाखदत्त है। विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन पूछ रहा है मगध का कौन सा राजा? तो वो धनानंद था जो कि सिकंदर महान के समकालीन था। ये भी देखिए 44th BPSC में प्री में पूछा जा चुका है। अब है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। चंद्रगुप्त का महल जो पाटलिपुत्र में स्थित था, ऑप्शन है ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का और मिट्टी का। तो लकड़ी का बना हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब है 65th BPSC में पूछा है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन और शिवाजी। शिवाजी इसका आंसर हो जाएगा, शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 46 BPSC में पूछा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? मौर्य राजा पूछ रहा है जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो वह चंद्रगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यह किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन है कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख,
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक का सुपारा अभिलेख। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अब है क्वेश्चन जो कि 42nd बीपीएससी में फिर से पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। तो श्रीलंका है वह अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की? देखिए बौद्ध संगति से और बौद्ध सभा से कितना क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, हर एक साल बीच करके या हर साल इससे रिलेटेड किसी तरीके से पूछ ही लेता है। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में अशोक के समय में आयोजित की गई थी बौद्ध सभा। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तीस थे। मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे, इसकी अध्यक्षता। और यह थर्ड यानी कि तृतीय बौद्ध संगति थी जो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शेयर विथ योर फ्रेंड। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।